नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बैठक करेंगे। आज सुबह टीम 9 के साथ ये बैठक रहने वाली है। आज सुबह करीब 10:30 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी। टीम 9 के साथ ये बैठक होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि देखिए लगातार कोरोना का संक्रमण का डर जो है वो बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इसे देखते हुए टीम 9 की ये बैठक महत्वपूर्ण रहने वाली है। तमाम अधिकारियों के साथ क्या कुछ हालात है, उस हालात पर किस तरह से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कितनी सावधानी बरती जा रही है, इसकी कहीं ना कहीं जानकारी लेते हुए प्रदेश के मुखिया नजर आएंगे। इसके साथ ही अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से व्यवस्थाएं क्या कुछ की जा रही हैं, इसका भी जिक्र होगा। तो टीम 9 के साथ 10:30 बजे सुबह लोक भवन में यह बैठक होने वाली है। तो प्रदेश के मुखिया इस बैठक को लेते हुए नजर आएंगे। तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो लगातार कोरोना का संक्रमण, नया वेरिएंट BF7 जिसको लेकर अब देश दुनिया में डर का माहौल है और कहीं ना कहीं जो केसेस है उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए, अस्पतालों की स्थिति किस तरह से मजबूत की जाए, पहले से ही तैयारी रखें, पहले से ही सावधान रहें और खासकर जनता को किस तरह सावधान रखना है, क्या कदम उठाए जाए, इन तमाम बातों का जिक्र इस बैठक में होगा। और इसके साथ ही क्या अभी तक फिलहाल अपडेट है, किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है, इसकी भी जानकारी लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो 10:30 बजे ये बैठक लोक भवन में होने वाली है। तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद होंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त। करीब 10:30 बजे लोक भवन में टीम 9 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की यह बैठक होने वाली है। तो कोविड को लेकर, नए वेरिएंट को लेकर चर्चा होगी। नीलेश चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नीलेश, आज टीम 9 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। कहीं ना कहीं कोविड को लेकर क्या कुछ स्थिति है, इसका जायजा लेते हुए नजर आएंगे और क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ लोक भवन में 10:30 बजे बैठक करेंगे। बैठक में साफ तौर पे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नया वेरिएंट आने की संभावना जताई गई है उसको लेकर शासन प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां, अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, उसके अलावा बढ़ती हुई शीतलहर को देखते हुए टीम 9 के साथ बैठक की जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो दिहाड़ी मजदूर हैं, सड़क के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़े पैमाने पर रैन बसेरों की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही साथ चौराहों पर अलाव के प्रबंध किए जाए ताकि जो राहगीर है उनको ठंड से बचाया जा सके। उसके अलावा जो स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उस पर चलने वाले वाहन है उनको जो है जागरूक किया जाए कि विजिबिलिटी होने में कैसे जो है लोगों को वाहन चलाने हैं, कैसे सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका धरातल पर कितना ज्यादा लाभ जनता को मिल रहा है, जनता के लिए और क्या विशेष किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को कोई समस्या ना हो, उन तमाम चीजों को लेकर, तमाम बिंदुओं को लेकर टीम 9 के साथ बैठक की जाएगी। और 10:30 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें जो अधिकारी हैं उनसे भी पूछा जाएगा, चाहे वो IGRS से आई हुई समस्याओं का मामला हो, उसका निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ। उसके अलावा जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, हर घर नल योजना हो, उन तमाम योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी इस जो है टीम 9 की बैठक में चर्चा की जाएगी। इतना होगा 10:30 बजे जब बैठक शुरू होती तो और क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए, टीम 9 के साथ ये बैठक है। कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी। अधिकारियों के साथ ये चर्चा हो सकती है। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां इस टनल पेरिफेरल हाईवे पर लड़की का शव मिला है। गाड़ी से सिर कुचलकर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। दादरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तो गाड़ी से सिर कुचलकर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है।
पुलिस शव को कब्जे में लेकर पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है और उसकी शिनाख्त भी कर रही है आखिर कौन सी लड़की थी ये। और दादरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर लड़की का शव मिला है। माना जा रहा है कि गाड़ी से सिर कुचलकर शव फेंके जाने की आशंका है। तो वही पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच करने में जुट गई है। तो ग्रेटर नोएडा से ये खबर आपको दे रहे हैं। दादरी थाना क्षेत्र में इस टनल पेरिफेरल हाईवे पर लड़की का शव मिला है। माना जा रहा है कि गाड़ी से कुचलकर शव फेंका गया है और अब दादरी थाना क्षेत्र की जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और लगातार शिनाख्त भी की जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा से ये खबर आपको दे रहे हैं। पेरिफेरल हाईवे पर लड़की का शव मिला है और आशंका जताई जा रही है कि गाड़ी से इस लड़की का जो सर है वो कुचला गया है, उसके बाद फेंक दिया गया। हालांकि अब पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। प्रिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रिया, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिस रेल पर ये लड़की का शव एक बरामद हुआ है। वहीं अगर हम बात करें तो लड़की का जो सिर है गाड़ी से पूरी तरीके से कुचल दिया गया है। अभी उस लड़की की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है कि आखिर वो लड़की कहाँ की रहने वाली थी। और वही जहाँ पर शव बरामद हुआ है हाईवे पर, तो वहाँ पर देखिए आसपास कोई वाहन भी नजर नहीं आया। तो नीतू, बड़ा सवाल यही है कि देखिए कितना बड़ा ये क्राइम है कि लड़की को वहाँ पर सड़क पर फेंक दिया जाता है, उसका सर जो है वहाँ मिलता ही नहीं है, पूरा कुचला हुआ है जैसा हमने तस्वीरों में देखा। वहीं देखिए पूरा ही दादरी थाना क्षेत्र का मामला है, तो पुलिस प्रशासन उसमें जुट गया है, उसकी जांच पड़ताल में आखिर ये कैसे हादसा जो है इतना बड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए अभी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है कि आखिर वो लड़की कहाँ की रहने वाली थी। लेकिन बदमाशों के हौसले ऋतु देखो इस कदर बुलंद है कि लगातार पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है। उसके बावजूद भी देखिए ईस्टर्न पेरिस से लगातार वो हाईवे चलता हुआ नजर आता है। और आज सुबह जैसे ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची तो लगातार वो तस्वीर देखकर दंग रह गई, क्योंकि देखिए लड़की का जो सर पूरी तरीके से गाड़ी से कुचल दिया गया है। पुलिस प्रशासन अब देखिए जांच पड़ताल में जुट गई है और देखिए उसकी जांच पड़ताल में जल्दी ही तफ्तीश में जो जुटी हुई है तस्वीरें साफ भी होगी, क्योंकि अभी तो यही नहीं पता चल पा रहा है कि लड़की आखिर कहाँ की रहने वाली है, कौन है, कोई भी शिनाख्त अभी तक उसकी ऋतु नहीं हो पाई है। प्रिया, इसके साथ ही क्या अधिकारियों के द्वारा कोई जानकारी दी गई है इस पूरे मामले को लेकर कि अभी तक जो जांच है वो कहाँ तक पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, अभी तो सुबह का ही ये मामला है। अभी सबसे पहले तो देखिए पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया है, उसकी भी तस्वीरें कुछ साफ होंगी। पुलिस प्रशासन अभी वहां पर मौजूद है, कुछ डीसीपी लगातार जांच पड़ताल चल रही है। सबसे पहले तो यही देखना होगा कि आखिर वो लड़की कहाँ की रहने वाली थी, घर से वो कब निकली, कैसे ये हादसा हुआ, क्योंकि देखिए उसके घर वालों की, परिवार वालों की कोई भी जानकारी मिल पाएगी तो उससे भी शायद थोड़ी तस्वीर साफ होगी लड़की घर से काम के लिए निकली थी, क्योंकि अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। बस थोड़ी देर में जब पुलिस प्रशासन के द्वारा टीम गठित कर दी गई है, जल्दी इसका खुलासा ऋतु कर लिया जाएगा। ठीक है प्रिया, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली के कंझावला में लड़की से बर्बरता हुई है। तो कंझावला में लड़की का निर्वस्त्र शव मिला है। कार से टक्कर के बाद कई किलोमीटर तक घसीटा गया। तो कार और स्कूटी की टक्कर से लड़की कार में फंसी और कार सवार लड़कों ने लड़की को घसीटा। स्कूटी सवार लड़की को सड़क पर घसीटा तो लड़कों ने लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटते रहे और इसी वजह से लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। तो आरोपी जो पांचों लड़के हैं वो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। सुल्तानपुरी थाने में आरोपियों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो स्कूटी और कार की ये टक्कर हुई और इसके बाद कार सवार जो युवक थे उन्होंने उस लड़की को कार से ही कई किलोमीटर तक घसीटा, जिसकी वजह से लड़की की दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि स्कूटी की क्या कुछ स्थिति रही और किस तरह से कार और स्कूटी की ये टक्कर हुई। लेकिन
लड़की कार में फंस गई और लगातार जो कार सवार थे वो गाड़ी रोकने के बजाय, उसकी मदद करने के बजाय लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा, जिसके बाद लड़की की मौत हो गई। एक बार फिर से शर्मसार करने वाली ये घटना सामने आई है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता किरण पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण, इस पूरी घटना को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो सारी घटना है इसे बड़ा ही शर्मनाक और क्रूरता बताई जा रही है जी। लोग इसे निर्भया कांड जैसे हत्याकांड से भी जोड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये एक महज एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि क्रूरता का जीता जागता रूप है, क्योंकि एक लड़की को कई किलोमीटर तक, अगर मान लिया हमने ये हादसा भी है, पर हादसे के बाद एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटना, ये वही कर सकता है जिसके अंदर की इंसानियत मर गई हो, जिसके अंदर की मानवता मर गई हो। क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के दौरान अगर हमारे बोनट चीज अटकती है तो उसका हमें आभास होता है। ये तो एक पूरा मानव शरीर था, वो घसीटते हुए ले जाना। साथ ही ये भी बताया गया कि वो ड्राइवर जो थे, जो चालक थे, वो नशे की हालत में थे। क्या वो ऐसे कौन से नशे की हालत में थे जिनसे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि हम एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटते हुए लाए हैं। लोग इसे टीम मौके जांच कर रही है। जो इलाके के सीसीटीवी है उन्हें बड़े खंगालने की बारीकी से शुरुआत कर चुकी है कि आखिर ये एक्सीडेंट की वारदात शुरू कैसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे जिस तरीके से दिखाया जा रहा है इसके अंदर एंगल कुछ और हो, कहीं ये कुछ मंचलों का, ये तो नहीं कि जानबूझ की स्कूटी में टक्कर मारी गई और उसके बाद में, मतलब कई तरीके की आशंकाएं उभर के आ रही है। तो उन आशंकाओं को सही साबित करने के लिए कि आखिर मसला क्या है, असली जो सच्चाई है इस घटना की, उसे जानने के लिए लगा फॉरेंसिक टीम मौके पे पहुंच रही है। किरण, अभी कौन सी टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है? देखिए, अभी जो थाने की टीम है और क्राइम टीम, वो दोनों इस पर लग चुकी हैं, वो इस सारे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि कल लोगों का बयान आया कि पुलिस ने हल्की धाराओं में केस दर्ज किया। अब थाने के ना कह के अगर हम कहें तो ये जो जिले की डीसीपी है वो इस सारे मामले पे नजर बनाए हुए, आला अधिकारियों की भी इस केस पे नजर है। वो इस सारे केस की जो सच्चाई है उसको क्या नाम है निकाल के सामने लाना चाहती है कि आखिर ये हत्याकांड है या एक एक्सीडेंट जो क्रूरता का मिसाल है। बिल्कुल किरण, और देखिए ये इंसानियत को किस तरह से शर्मसार कर रही है ये घटना, और कहीं ना कहीं ये क्रूरता को भी पार करती हुई घटना है। किरण, इसके साथ ही साथ चूंकि कहा जा रहा है कि 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, किस तरह से उनसे जानकारी मिल पा रही है, अधिकारी क्या पूछताछ कर रहे हैं? देखिए, हम अगर बात करें कि आखिर जो आरोपी हैं उन्हें किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं वो एक मामूली गैर इरादन हत्या, एक्सीडेंट की धारा, मतलब ये वो धाराएं हैं जिनके अंदर आप मान लीजिए कि एक एक्सीडेंट बस चलते रोड पर हो गया, पर क्रूरता की हदें पार। बाकी जो ठीक है किरण, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात लखनऊ की करेंगे, जहां पर मदरसों में जल्द शुरू होगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। मार्च में जारी किया जाएगा पाठ्यक्रम। मदरसों को आधुनिक बनाने की चल रही है कवायद, तो मदरसों के बच्चे विज्ञान, गणित जैसे विषय पढ़ेंगे। शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश हो रही है। तो देखिए, जहां पर एक तरफ मदरसों का पूरा सर्वे किया गया था, उस सर्वे की रिपोर्ट आई थी, इससे कहीं ना कहीं ये जानने का प्रयास किया गया था कि मदरसों में क्या कुछ पढ़ाई की जा रही है, क्या इनकम ऑफ सोर्स क्या है, इसके साथ ही जो मदरसे हैं क्या वो मान्यता प्राप्त हैं या नहीं है। अब इसके बाद लगातार मदरसों को लेकर जो सरकार है वो फोकस हो रही है कि किस तरह से मुख्य धारा से मदरसों को मुख्य शिक्षा धारा से जोड़ा जाए। तो मदरसों में जल्द ही प्राइमरी शिक्षा की शुरुआत होगी, मार्च में पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा
और इस दौरान मदरसों को आधुनिक बनाने की कवायद जो है वो और तेज हो गई है और इसमें एक और कदम उठा लिया गया है। मदरसों के बच्चे अब विज्ञान, गणित जैसे विषय पढ़ेंगे। तो इस तरह शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश हो रही है। तो मदरसों में जल्द शुरू होगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। लगातार आधुनिकीकरण से जोड़ने का प्रयास इन मदरसों को और शिक्षा की मुख्य धारा से भी जोड़ने का प्रयास। तो मदरसों को आधुनिक बनाने की कवायद तेज हो रही है। तो विज्ञान और गणित जैसे विषय भी अब मदरसों के बच्चे पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश, कवायद तेज हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ मनीष मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, लगातार मदरसों को लेकर सरकार वक्त वक्त पर कदम उठा रही है और इसी को देखते हुए अब एक और कदम आधुनिक और शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्री प्राइमरी शुरू करने की बात की जा रही है। विज्ञान और गणित जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे, इसका जिक्र किया जा रहा है। ये निश्चित तौर से देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक सपना देखा है आधुनिक भारत के लिए, नए भारत के लिए, जिसमें मदरसों में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होगा, उसी दिशा में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो है हमेशा से अग्रसर भूमिका निभाता है और प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं होती हैं उसको उत्तर प्रदेश सबसे पहले आमली जाना पहनाने की कोशिश किया जाता है। उसी के चलते अब एक आधुनिकीकरण की दिशा में मदरसा बोर्ड अब प्रदेश मदरसों को कई प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने जा रही है। इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि आगामी जो सत्र होगा, जो वहां से नया सेशन शुरू होगा, उसमें इसकी शुरुआत की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो आधुनिक भारत की बात करते हैं, जो मदरसे में कुरान और एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर का सपना देखा है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहीं ना कहीं हकीकत में बदलने का काम कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी को देने के लिए। वहीं कफ सिरप की निगरानी के लिए सरकार ने दिए हैं आदेश। गुणवत्ता जांचने के सभी जिलों के आदेश दिए हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर को यह आदेश दिया गया है, बाजार में बिक रहे कफ सिरप के सैंपल की होगी जांच। तो मानक पर खरा ना उतरने पर सिरप की बिक्री पर बैन लगा सकती है यूपी सरकार। तो कुछ कंपनियों के कफ सिरप में गड़बड़ी की बात आ रही है सामने, जिसको देखते हुए अब गुणवत्ता की जांच की जाएगी और इस जांच में अगर वो कंपनी खरी नहीं उतरती है, अगर गुणवत्ता में कोई भी कमी पाई जाती है तो उस कंपनी को बैन कर दिया जाएगा। ये आदेश जारी हुआ है। तो कुछ कंपनियों के कफ सिरप में गड़बड़ी की बात सामने आ रही थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि कफ सिरप की निगरानी के लिए सरकार की तरफ से यह आदेश कि गुणवत्ता जांचने के लिए सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर को यह आदेश जारी हुआ है कि आप बाजार में बिक रहे कफ सिरप के सैंपल की जांच कीजिए और जांच में अगर किसी भी तरह के मानक पर खरा ना उतरने पर सिरप की बिक्री पर बैन लगा सकती है यूपी सरकार। तो लगातार कुछ कंपनियों में कफ सिरप की, कुछ कंपनियां ऐसे जिनमें गड़बड़ियों की लगातार सूचना मिल रही थी और इसी को देखते हुए मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, लगातार देखिए कफ सिरप को लेकर तमाम शिकायतें आ रही थी और उसके बाद अब यूपी सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम कि सैंपलिंग की जांच हो और अगर कुछ गड़बड़ियां और मानक सही नहीं पाए जाते हैं तो तुरंत उस कंपनी को बैन किया जाए। निश्चित तौर से जहां उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार खुद मॉनिटरिंग करते हैं, अपनी समीक्षा करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनके जो IGRS पोर्टल में शिकायत आई थी, जो कफ सिरप होते हैं जो बच्चों को और बुजुर्गों को दिए जाते हैं सर्दी जुकाम के लिए, उसमें कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता को लेके संशय किया गया था। अब उसमें कहीं ना कहीं एक दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि यूपी में जो कफ सिरप होंगे जो बनाए जाते हैं उसकी सैंपलिंग होगी, उसकी निगरानी की जाएगी और किसी भी गुणवत्ता में अगर कमी पाई जाती है तो उसकी जांच कराने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही साथ उसके अगर मानक के अनुरूप नहीं पाए जाते तो उस कंपनी बनाने का जो कंपनी है, कफ सिरप की कंपनी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसका बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश से पूर्णतः बैन लगा जाएगा। तो जिस तरह माना जा रहा है कुछ कंपनियों के खिलाफ शिकायतें मिलती है, अब उनको लेके एक मॉनिटरिंग सेल बनाई जाएगी जिसमें उनकी गुणवत्ताओं की जांच होगी और इसकी जिम्मेदारी ड्रग इंस्पेक्टरों की होगी और साथ ही साथ
ये तय किया जाएगा कि कोई भी ऐसी कोई भी दवा कंपनी ऐसी ना हो जो गुणवत्ता के साथ जो आम जन के साथ उनकी सेहत का जो खिलवाड़ करे उसको उत्तर प्रदेश में काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा और सब सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ वो जो ड्रग्स है या कफ सिरप है या कोई दवाई है ऐसी कोई पाई जाती है तो उसके ऊपर उत्तर प्रदेश में पूर्णतः बिक्री पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर मेरठ से, जहां पर बीजेपी नेता के जुआरी को पकड़ने गए सिपाही की फाड़ी वर्दी बीजेपी महानगर अनुसूचित मोर्चा के उपाध्यक्ष है संदीप खटीक और सिपाही ने बीजेपी नेता के खिलाफ दी थी थाने की तहरीर। तो बीजेपी नेता ने आरोप को बताया गलत। भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव का ये पूरा मामला है। तो बीजेपी नेता ने जुआरी को पकड़ने गए सिपाही की फाड़ी वर्दी बीजेपी महानगर अनुसूचित मोर्चा के उपाध्यक्ष है संदीप खटीक। सिपाही ने बीजेपी नेता के खिलाफ तहरीर दी। तो बीजेपी नेता ने आरोप को बताया गलत। भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो सिपाही ने बीजेपी नेता के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। तो बीजेपी नेता ने इस आरोप को पूरी तरह से गलत बताया। भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव का यह पूरा मामला है। तो बीजेपी महानगर अनुसूचित मोर्चा के उपाध्यक्ष है संदीप खटीक और सिपाही ने बीजेपी नेता के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। तो किस तरह से गलत व्यवहार किया गया और वर्दी भी फाड़ी गई, बीजेपी नेता ने इस पूरे आरोप को लेकर गलत बताया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता केके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केके, क्या जानकारी इस घटना को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किसी ने कंट्रोल रूम पर ये सूचना दी थी कि जुआ खेला जा रहा है और क्योंकि जुए को लेकर और नए साल को लेकर पुलिस काफी मुस्तैद थी, इसलिए कंट्रोल रूम को जैसे ही सूचना मिली तो ये लोग वहाँ पर जहाँ पर जुआ खेला जा रहा था वहाँ पर पहुंच गए। और जब जुआ खेला जा रहा था तो वहां से एक युवक को पकड़ लिया और उस युवक की जो माँ थी वो संदीप खटीक के पास पहुंची और उसने कहा कि मेरे बच्चे को छुड़वा दीजिए, आगे से वो जुआ नहीं खेलेगा। संदीप खटीक इन सिपाहियों के पास पहुंचे। जब ये उसको पकड़ कर लेकर आ रहे थे, बाकी के लोग भाग गए थे, लेकिन संदीप खटीक ने छुट्टे ही उनको गाली देनी शुरू कर दी और बताना शुरू कर दिया कि मैं बीजेपी का नेता हूं और इसे फौरन छोड़ो। जो सिपाही है कृष्ण, उन्होंने कहा कि भैया हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास कंट्रोल रूम पर सूचना आई थी, दर्ज हो चुकी है, इसलिए पकड़ कर लेके जा रहे हैं। आपको जो बात करनी है वो कप्तान से बात करिए, थानेदार से बात करिए। लेकिन संदीप खटीक अपने आपे से बाहर हो गए और उन्होंने इनको गाली बकनी शुरू कर दी। और जब गाली बकनी शुरू कर दी तो किसी ने उसकी वीडियो बना ली, लेकिन पुलिस ने उस वीडियो को डिलीट करवा दिया, किसी को नहीं दिया। वहीं पर जो सिपाही है, दो सिपाहियों में से एक सिपाही कृष्ण ने एक तहरीर दे दी है और उस तहरीर में अपने साथ जो घटना हुई है उसे लिख दिया है और कहा है कि वो जरूर संदीप खटीक पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। जबकि संदीप खटीक अल्पसंख्यक मोर्चे अनुसूचित मोर्चे के सदस्य बताए जाते हैं और जब हमने बीजेपी के नेताओं से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मामले को समझाया जाएगा, सुलझाया जाएगा और ये थोड़ी सी गलतफहमी का मामला है। लेकिन जिस तरीके से संदीप खटीक ने उस सिपाही के साथ व्यवहार किया है, वो व्यवहार उस सिपाही को आहत कर गया है। उसने कहा है कि मैं
इसके खिलाफ जरूर मुकदमा दर्ज कराऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पुलिस की कार्रवाई में अवरोध पैदा किया है, जी। जिस तरीके से मेरी वर्दी पर हाथ डाला है, जिस तरीके से मुझे गाली दी है, उससे पुलिस की गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस होती है। वहीं मोर्चा उपाध्यक्ष संदीप से घटनाक्रम की जानकारी मांगी है। विनय विरालिया जो महानगर अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा भाजपा के हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन भी कई बार विषय को भटकाता है। पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहकर काम करने की हिदायत पार्टी की तरफ से मिली हुई है। सभी पहलुओं पर पड़ताल की जा रही है, उसी के बाद हम कुछ कह पाएंगे। जी ठीक है, देखिए शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो सिपाही ने बीजेपी नेता के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।